जेठानी फिर से प्रेग्नेंट है। जब से हर्षा की देवरानी नंदिनी घर में आई थी, हर्षा कुछ परेशान सी थी। इसलिए वो रोजाना ही अपनी सहेली सुमन से फोन पर अपना दुखड़ा रोती रहती थी। और फिर एक दो, हेलो सुमन, क्या कर रही है? मैं बस कुछ नहीं, मार्केट जा रही थी, वो घर का कुछ सामान लाना है। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे तुझे ना अपनी देवरानी नंदिनी से जुड़ी कुछ बात बतानी है। तू तो जानती है तेरे अलावा मेरा कोई नहीं जो मेरे दुखड़े सुनता हो। तुझे अपने दुखड़े सुना देती हूँ तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। हर्षा, मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है। तेरी बात लंबी होगी तो मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। और मैं तुझे बताना भूल गई, अब मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो तू रोज रोज मुझे फोन करके अपनी देवरानी की बुराई करना बंद कर दे। मैं अपना ध्यान अब अपने आने वाले बच्चे में ही लगाना चाहती हूँ। तू ना अपने दुखड़े किसी और के ही आगे रो दे। एक काम कर, तू रजनी को फोन कर ले, वो तेरे दुखड़े सुन लेगी। मैं फोन रखती हूँ, मेरी सासू माँ बुला रही है। सुमन ने फोन रख दिया। अब हर्षा, जो कि रोजाना सुमन को फोन करके अपनी देवरानी की बुराइयां करती थी, आज सुमन ने उसे मना कर दिया। इस बात पर हर्षा बहुत गुस्से में थी। उसने अपनी सहेली रजनी को फोन मिलाया और सारी बात रजनी को बताई। ये सुमन की बहुत गलत बात है। अब तू दुख में है तो तेरी बातें उसे सुननी चाहिए थी। चल कोई बात नहीं, तू मुझे सुना दे, मैं तेरी बात सुन लूंगी। अरे वही बात बतानी थी मेरी देवरानी नंदिनी की। आती प्रेग्नेंट हो गई है, 3रा महीना लग गया है। जब से नंदिनी आई है ना, तब से हर कोई उसी के गुण गाता फिरता है। अभी तो उसने घर के काम ठीक से करने शुरू भी नहीं किए थे कि अब प्रेग्नेंट हो गई। माँ जी तो उसको पहले ही ज्यादा काम नहीं करने देती थी। अब जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे तो महारानियों की तरह बिस्तर पर बैठने के लिए कह दिया है। क्या तेरी देवरानी प्रेग्नेंट है? फिर तो मुझे तेरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। बुरा मत मानना हर्षा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में तेरी देवरानी महारानी होगी और तू उसकी नौकरानी। देख, मेरी बात तुझे जरूर बुरी लग रही होगी, पर मैंने जो सोचा तुझे वही कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी देवरानी बहुत चालाक हो और आते से ही प्रेग्नेंट हो गई ताकि उसे घर के काम ना करने पड़े। अब अगले 1 साल तक तो तू भूल ही जा। और हाँ, उसके बाद अगर उसके बच्चा हो गया तो जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल भी तो तेरे ऊपर ही आ जाएगी, क्योंकि तेरी सास के तो घुटने ही काम नहीं करते। वो तो तेरी मदद करने से रही। हाँ मुझे पता है, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना तो माँ जी तो कोई काम ही नहीं कर पाती थी। खुशबू के होने के बाद भी सारे काम मैं खुद ही संभालती थी। पर अब मैं क्या करूं? क्या मैं इस घर में खाली काम करने के लिए आई हूँ? अब खुशबू भी बड़ी हो गई है, उसे भी स्कूल में डाल दिया है, उसकी भी जिम्मेदारी है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने वाली है और वो महारानी प्रेग्नेंट होकर बैठ गई है। हर्षा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तू भी घर के कामों से छुटकारा पा सकती है। क्या? सच में तेरे पास कोई आइडिया है? मेरा तो दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। बता यार, क्या आइडिया है ताकि मैं छुटकारा पा सकूं। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन और अब वैसा ही करना जैसा मैं तुझे समझा रही हूँ। रजनी ने हर्षा को ऐसा क्या आइडिया दिया जिसे सुनने के बाद हर्षा की आंखों में चमक आ गई। ये जानने के लिए हमें कहानी के अगले भाग को देखना होगा। अरे सुधीर बेटा, आज हर्षा सोकर नहीं उठी? माँ, हर्षा की तबीयत ठीक नहीं है। बोल रही है जी मिचला रहा और उल्टी आ रही है। क्या? जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। कितनी बार मना करती हूँ कि ज्यादा बाजार का मत खाया कर। अब बताओ, घर के सारे काम पड़े हुए हैं, छोटी बहू की भी तबीयत ठीक नहीं है, घर का काम कौन करेगा? आंगन में से आती आवाजें बेड पर लेटी हर्षा सुन रही थी। इन्हें मेरी तबीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो बस घर के काम करवाने हैं। रजनी ने मुझे बहुत सही आइडिया दिया है। अब मैं बताऊंगी कि मैं भी क्या चीज हूँ। क्या हुआ हर्षा, कुछ उल्टा सीधा खाया था क्या? तैयार हो जा, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। फिर तू भी पड़ गई तो घर कौन संभालेगा? माँ जी, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल अपनी सहेली रजनी के साथ डॉक्टर के पास हो आई थी। अब तो अगले 9 महीने तक मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। 9 महीने तक? क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कल सहेली रजनी के साथ डॉक्टरनी के पास हो आई थी। उन्होंने बोला है कि मुझे अगले 6 महीने तक बहुत आराम की जरूरत है। मुझे बिल्कुल भी घर का कोई काम नहीं करना और ज्यादा कहीं आना जाना भी नहीं है। हर्षा, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात बताई ही नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तभी हर्षा की देवरानी नंदिनी आ जाती है। क्या जेठानी जी फिर से प्रेग्नेंट है? अरे तुम तो ऐसी चौंक रही हो जैसे मुझे दोबारा प्रेग्नेंट होने का हक नहीं है। अरे मेरी बेटी अब 3 साल की हो गई है तो दोबारा चांस लिया है मैंने, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं हैरान नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी कि आप दोबारा फिर से प्रेग्नेंट हो गए। वैसे ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप और मैं एक साथ प्रेग्नेंट है। वैसे मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि मुझे आपको बताना था, हमने घर में फुल टाइम मेड रख ली है। अरे नंदिनी बहू, थोड़ी देर तो सरप्राइज रहने देती। चलो कोई बात नहीं, एक खुशी के साथ दूसरी खुशी भी हर्षा बहू को बता ही देते हैं। रुको मैं बताती हूँ। वो क्या है ना हर्षा बहू, जब कल तुम अपनी सहेली के घर गई हुई थी तो नंदिनी बहू मेरे पास आई। अरे नंदिनी बहू आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, कुछ चाहिए था? और ये कौन है? माँ जी, ये मालती है, हमारे घर में फुल टाइम के लिए लगाई है। वो माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप मुझे घर का कोई काम नहीं करने दोगे, और मैं जेठानी जी को सारा दिन घर का काम अकेले करते हुए नहीं देख सकती। आपके भी पैरों में दर्द रहता है, घर के बहुत काम हो जाते हैं। जेठानी जी को घर के कामों के साथ साथ खुशबू को भी देखना होता है। अब वो भी स्कूल जाने लगी है, तो मैंने सोचा कि अगर हम सभी को आराम चाहिए तो फुल टाइम मेड रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने मालती को सारे दिन के कामों के लिए रख लिया है। अब घर की साफ सफाई, बर्तन, चाय, नाश्ता, रोटी, सब्जी, सब काम मालती करेगी। नंदिनी बहू, तुम सही कह रही हो, घर में फुल टाइम काम वाली होना जरूरी है। बड़ी बहू भी अकेले कितना संभाल लेगी। ठीक है, तो हम कल से मालती को काम पर रख लेते हैं। वैसे नंदिनी बहू, तुम इस घर के लिए, अपनी जेठानी के लिए, हम सब के लिए कितना सोचती हो, ये देखकर अच्छा लगा। थैंक यू माँ जी। मालती, तुम कल से काम पर आ जाना। ठीक है भाभी, मैं फिर कल सुबह आती हूँ। मैं उसे घर के सारे काम समझा देती हूँ। भाभी, अब आप आराम करो, आपको बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठना। आपको अपना और आने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है? मैं आपके लिए कुछ हल्का खाना भिजवाती हूँ। चलो तुम आराम करो बहू, मैं भी जरा बाहर नंदिनी बहू के साथ मालती को देखूं क्या काम कर रही है। हर्षा की चाल उल्टी पड़ गई। वो प्रेग्नेंट तो नहीं थी, फिर भी उसे प्रेग्नेंट होने का नाटक करना पड़ रहा था। घर में कोई उसे हिलने तक नहीं देता था, सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। मैं भी आप लोगों के साथ पार्टी में चलूं? घर में बोर हो गई हूँ। नहीं नहीं बहू, बिल्कुल नहीं, पार्टी में भीड़ होती है। और वैसे तुम कह रही थी ना कि तुम्हें डॉक्टर ने पूरे 6 महीने तक बिस्तर पर रहने की सलाह दी है, तो तुम तो घर पर ही रहो। हमने मालती को बोल दिया है, वो तुम्हारे साथ रात को रुक जाएगी। अब नंदिनी बहू तो सही है, उसे कोई परहेज नहीं बोला डॉक्टर ने, तो ये तो घूम फिर सकती है। तो इसीलिए नंदिनी बहू हमारे साथ जा रही है। अच्छा हाँ, खुशबू को भी ले जा रहे हैं। मालती, तुम भाभी का पूरा ख्याल रखना, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो टाइम पर देना। हर्षा खुद को कोसने लगती है कि उसने झूठ क्यों बोला। वो भी तो नंदिनी की तरह फुल टाइम मेड रख सकती थी, पर उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अब हर्षा परेशान हो गई। रजनी, मैं क्या करूं? मैंने तो घर में झूठ बोल दिया, अब धीरे धीरे मेरा झूठ सामने आ जाएगा। हर्षा यार, तू मुझे ना रोज रोज फोन करना बंद कर दे। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी अब तेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे अपना ख्याल रखना है। अब तू देख कि तुझे क्या करना है। सॉरी, मुझे फालतू में फोन मत किया कर। हर्षा रोने लगी। उसने हिम्मत करके सब कुछ घर में बता दिया। शायद ये सही भी था, क्योंकि हर्षा जानती थी कि उसका झूठ ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। उसने सबसे वादा किया कि वो अब कभी भी अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोलेगी। हर्षा को समझ आ गया कि असली खुशी परिवार के दुख सुख में साथ देने से मिलती है, न कि झूठ बोलकर जिम्मेदारियों से पीछे हटने से। नैना ने शादी के बाद गांव में अपने ससुराल में कदम रखा तो वो हैरान रह गई। उसकी जेठानी सुमन के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 9 बच्चे थे। मुन्नी, पायल, कंचन, जाओ तुम सब अपनी महक और आंचल दीदी के पास जाकर खेलो। माँ, हमें चाची के साथ खेलना है। हम चाची के पास बैठेंगे। अरे कोई बात नहीं भाभी, इन सबको मेरे पास ही बैठने दो, मुझे भी इनके साथ बैठना अच्छा लग रहा है। तभी नैना का जेठ सुमेर आ जाता है। अरे ये इतना शोर क्यों मचा रखा है इन छोरियों ने? इतनी बार कहा है कि इनका मुंह बंद रखा कर। लड़कियों का ज्यादा हंसना बात करना अच्छी बात नहीं होती। जी वो सब अपनी चाची से पहली बार मिल रही थी ना, इसीलिए सब बातें करने लग गई। चलो तुम सब जाओ और बाहर जाकर खेलो। तभी सुमन की सास आ जाती है। बहू, तूने दवाई खाई थी आज की या भूल गई? माँ जी, वो दवाई खाकर मुझे बहुत उल्टियां होती है, वो दवाई अब नहीं खाई जाती। दवाई तो तुझे खानी पड़ेगी सुमन, अगर बेटा चाहिए। सुमेर का मन है कि एक बेटा हो, इसलिए इस बार कोशिश करके देख लियो। इस बार दिन चढ़े गर्भवती हुई तो इस दवाई से बेटा ही होगा। ला, मैं खिलाती हूँ, ऐसे तो तू खाएगी नहीं। नैना सब कुछ देखकर बहुत घबरा रही थी। ये हुई ना बात। अब देखना, इस बार थोड़े से दिन ऊपर होने दे, अपने आप बदलाव पता चल जाएगा। अरे नैना बहू, तुमने कुछ खाया पिया या नहीं?
आओ बाहर आओ, नाश्ता लगा रही हूं, तुम भी खा लेना। हमारे गांव की रोटी में कितना स्वाद है ये तुम्हें खाकर ही पता चलेगा। जी मैं अभी आती हूँ माँ जी। नैना की सास और जेठ कमरे से बाहर चले जाते हैं। सुमन भाभी, पहले ही आपके 9 बच्चे हैं, अब आप 10वां बच्चा करने के बारे में सोच रहे हो। जब तक बेटा नहीं हो जाएगा मुझे बच्चे करते रहना होगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है नैना, मैं तो इनके लिए बच्चे पैदा करने की एक मशीन हूँ। मैंने 9 बेटियों को पैदा किया है, ये बात इन्हें गवारा नहीं है। इन्हें तो मुझसे बेटा चाहिए, इसीलिए तो ये दवाई खिलाकर गई है माँ जी। अचानक से सुमन का जी मिचलाने लगता है और वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगती है। नैना का मन बहुत दुखी होता है। नैना, माँ को और भैया को कोई नहीं समझा सकता। मैंने कई बार कोशिश की थी जब मैं गांव में रहता था इन्हें समझाने की कि भाभी कमजोर है, उनके लिए इतने बच्चे पैदा करना उनकी जान से खिलवाड़ है, पर ये लोग मेरी नहीं सुनते। इसलिए मैंने भी कहना छोड़ दिया है, और हो सके तो तुम भी इन सब के बीच में मत पड़ो। भैया का गुस्सा बहुत तेज है, बेकार में अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और हम तो कुछ महीने में यहां से वापस शहर चले ही जाएंगे। इसलिए जब तक यहां रह रही हो सबसे घुल मिल कर रहो। पर दीपक ये तो गलत है ना। भाभी का चेहरा देखो, ऐसा लगता है कि उनके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ती जा रही है। मैं तो क्या, कोई समझदार डॉक्टर भी होगा तो वो भी भाभी को अब 10वां बच्चा करने के लिए मना कर देगा। तभी नैना की सास आ जाती है। ये लो बहू, खीर तो तुमने खाई ही नहीं थी, मैंने सोचा खुद ही ले आती हूँ। अब तुम भी जल्दी ही बच्चे की खुशखबरी देना। मैं तो यही कहूंगी कि बेटा पैदा करना जो हमारे घर के वंश को आगे बढ़ाए। बड़ी बहू तो पहले ही 9 बेटियां पैदा करके हमें परेशान कर चुकी है, पर मैं उम्मीद करूंगी कि तुमसे हमें बेटे की खुशखबरी ही मिले। अब जल्दी जल्दी 2-4 बच्चे पैदा कर लेना। दीपक तेरा भाई बुला रहा है, जा सुन ले। नैना अपने ससुराल वालों की घटिया सोच को देखकर बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। नैना को अपने ससुराल में रहते कुछ दिन बीत गए थे और फिर एक दिन सुमन के सास उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने लगी, तो नैना ने बहाने से उसे रोक दिया। माँ जी, वो मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, 2-3 दिन से हो रहा है। मैं सोच रही थी मैं भी डॉक्टर से कोई दवाई ले आऊंगी। मैं भाभी के साथ अस्पताल चली जाऊं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, अच्छी बात है। तुम अपनी दवाई भी ले आना, और हाँ, इसका अच्छे से चेकअप करवाना, और डॉक्टर से पूछ लेना कि ये दोबारा माँ कब बन सकती है। जी ठीक है माँ जी। नैना ने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना किया था ताकि वो अस्पताल जाकर डॉक्टर से बात कर सके। देखिए नैना जी, आपकी जेठानी सुमन बहुत ज्यादा कमजोर है, इनमें खून की बहुत कमी है। अगर ये 10वां बच्चा करने के बारे में सोचेंगी तो इनकी जान को खतरा है। मैं तो यही कहूंगी कि इन्हें एक और बच्चा पैदा करने का चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर, फिर आप बताइए कि हम ऐसा क्या करें ताकि भाभी की जान को खतरा ना हो। एक ही इलाज है, इनके बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा दो। मैं बच्चा बंद का ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा और मेरी बेटियों का भविष्य खराब हो जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर, आप ऐसा कुछ मत करना। नैना चलो यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। सुमन घबराकर घर लौट आई। उसने डॉक्टर की बात को नहीं माना और फिर वही हुआ जिसका डर था। सुमन एक बार फिर से गर्भवती हो गई। सास की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुमेर भी बहुत खुश था, पर नैना के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुमन अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगले कुछ महीनों तक नैना वहीं रही और अचानक एक दिन सुमन की हालत बहुत खराब हो गई और उसकी जान पर बन आई। दीपक, भाभी की हालत बहुत खराब है, हमें इन्हें शहर ले जाना होगा। हाँ नैना, घबराओ नहीं, हम भाभी को कुछ नहीं होने देंगे। अरे कुछ नहीं होगा बहू को, ऐसा होता रहता है। तुम दोनों कहाँ शहर ले जा रहे हो? अरे यहीं किसी गांव के डॉक्टर को दिखा दो, शहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर भैया, भाभी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, अगर यहां हमने किसी को दिखाया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं सुमन का पति हूं, समझे? उसके लिए जो भी फैसला लूंगा मैं लूंगा। चल सुमन, गांव के डॉक्टर के पास चल। नैना की सास और जेठ उनकी बात नहीं मानते और सुमन को जबरदस्ती गांव के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर सुमन का इलाज करने लगती है। देखिए, सुमन को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ गांव में हमारे पास इतने प्रबंध नहीं है कि हम सुमन का यहाँ इलाज कर सके। सुमन को शहर ले जाना होगा, वरना उसकी जान चली जाएगी। मैंने आपको कहा था कि हमें भाभी को शहर ले जाने दो, पर आपने हमारी एक बात नहीं मानी। आपको पता भी है अगर भाभी को कुछ हो गया तो ये पूरा घर खत्म हो जाएगा। आपकी बेटियों का क्या होगा जिनकी परवरिश भाभी कर रही है? आप दोनों कितने स्वार्थी हो गए हो जो एक औरत की जान के साथ खेल रहे हो। माँ जी, आप भी तो एक औरत हो, आप भी भाभी के दर्द को नहीं समझ पाई। आप सबको पता है मैं भाभी का बच्चा बंद का ऑपरेशन करवाने के लिए आई थी, पर भाभी ने साफ मना कर दिया आप दोनों के डर से, ताकि अगर उन्होंने बच्चा बंद का ऑपरेशन करवाया तो आप दोनों उन्हें छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप दोनों को तो बेटा चाहिए, भले ही उनकी जान चली जाए। चलो नैना, भाभी को शहर लेकर चलते हैं।
अगर भाभी को कुछ हो गया ना भैया, तो ना मैं आपको माफ करूंगा और ना ही मां को। मैं भी यहां से चला जाऊंगा अपनी भतीजियों को लेकर। उस दिन दीपक और नैना की बातें सुनकर नैना की सास और जेठ अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा होने लगे। सब लोग सुमन को शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं। 5वें महीने में डॉक्टर बच्चे को तो नहीं बचा पाते, पर बहुत मुश्किल से सुमन की जान बच जाती है। सुमन की सास और पति उससे माफी मांगते हैं और समझदारी दिखाते हुए सुमन की सास उसका बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा देती है। नैना की हिम्मत और प्रयासों से आज उसकी जेठानी सुमन के चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी जेठानी को बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाल दिया था।